हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ईवन रिएक्शन। ईवन रिएक्शन यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके कंप्लीट होने पर उस पूरी प्रोसेस के अंदर HX मॉलिक्यूल का क्या हो, एलिमिनेशन हो जाए। यानी कि उस रिएक्शन के शुरू होने से लेकर लास्ट तक जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम वहाँ पर ये देख पाएंगे कि उस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर HX मॉलिक्यूल का क्या हो चुका है, एलिमिनेशन हो चुका है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, यानी कि जो ईवन रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अभी हमने बोला कि जो ईवन रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन के पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा हमेशा हम किसके लिए चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट के लिए चेक करेंगे। अरेंजमेंट हो रहा होगा तो हम उसको करा देंगे। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन अगर 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन के अंदर चेंज हो रहा होगा तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हम वहां पर रीअरेंजमेंट के लिए भी चेक करेंगे। अब बात करते हैं इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन कैसे 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी, उसके लिए मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिया एक एल्किल हैलाइड ले लिया, यहाँ पर CH3 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर है हेलोजन, ये X जो है ये क्या है, हेलोजन है। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ से जो हेलोजन है वो X माइनस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। X माइनस की फॉर्म में ये यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, इस वजह से कार्बन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं इस वाले बॉन्ड के लिए। इसलिए यहाँ पर कार्बन के पास ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के पास क्या आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कार्बन केटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक की बात आगे समझने में। अब जो बेस है वो क्या करता है, बेस ये कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। ये किस फॉर्म में निकालता है हाइड्रोजन को ये H प्लस की फॉर्म में निकाल लेता है। H प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, इस वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और यहाँ पर किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया है, एक पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बन गया है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक एल्किल हैलाइड लिया था, उसकी रिएक्शन हमने कराई तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया और वहां पर क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप के अंदर बेस ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। यह हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो उस हाइड्रोजन पर बेस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है और वहां से क्या निकाल ले रहा है, H प्लस आयन को निकाल ले जा रहा है। जब बेस यहां से H प्लस को निकाल लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में मूव करते हैं, इस कार्बन बॉन्ड पर मूव करते हैं और यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एक पाइप बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्लीट डबल बॉन्ड यानी पाइप बॉन्ड बन चुका है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कौन निकला, हेलोजन निकला, X माइनस की फॉर्म में यानी हैलाइड की फॉर्म में निकला। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, H प्लस निकला प्रोटॉन की फॉर्म में। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर HX मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेट कौन हो रहा है, यहाँ पर HX हो रहा है और यहाँ पर बन क्या रहा है, एल्कीन बन रहा है। आ रही बात समझने में। तो यहाँ पर याद रहेगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। कौन कौन से 2 स्टेप हो, पहले स्टेप के अंदर तो क्या हुआ, हैलाइड निकलेगा बाहर और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा, जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है उसका हाइड्रोजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और ये हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बेस इसी हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के यहाँ पर इसी के बाद क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर सिर्फ 3 तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं, 3 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, हेलोजन निकल रहा है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके H+ को निकाल लेता है और लास्ट में क्या बन जाता है, हमारे पास एक एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ये इसकी रेट को लिखने का एक तरीका होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को लिखने का एक मेथड होता है। यहाँ पर जो के होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई है उनकी जो पावर है उनका सम होता है। यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन टर्म लिखी हुई है तो इसका तो एक ही इसका कोई सम करने की जरूरत ही नहीं होगी हमें। अगर 2-3 यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई होती तो सभी काम क्या करते हैं, उनकी पावर का सम कर लेते हैं और जो सम निकल के आता वही क्या हो जाता, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता। यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 1 लगी हुई है, तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज की गई है किसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, वही क्या होती है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही एल्किल हैलाइड को हमने लिया है, यानी कि एक ही टर्म, एक ही मॉलिक्यूल को लिया है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल को लिया है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है, एल्किल हैलाइड को। ना तो हमने यहाँ पर बेस को लिया है, ना ही किसी और अन्य कंपाउंड को लिया है। आगे बात समझने में, जितने तरीके के यहाँ पर मॉलिक्यूल लेंगे उतनी ही उस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड एक ही तरह के मॉलिक्यूल को लिया है, इस वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, एक ही निकल के आ जाएगी। ये भी बात आ रही है समझने में। तो इसलिए E1 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, E1 रिएक्शन के अंदर जो E है वो तो स्टैंड करता है किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन यहाँ पर किसका होता है, हाइड्रोजन और हैलाइड का यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। और 1 जो स्टैंड करता है वो किसके लिए करता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी वो आ रही है वो कितनी है, 1 है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से इसका नाम क्लियर हो जाता है कि E1 रिएक्शन को E1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन होता है और ये इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, 1 है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर किसका एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन और हैलाइड का एलिमिनेशन होता है। इस वजह से इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस रिएक्शन को हम और भी क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। रेट ऑफ E1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो E1 रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेट जो है उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो रेट ऑफ E1 रिएक्शन है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहां तक की बात क्लियर है, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, इसकी E1 रिएक्शन की जो रेट होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमने लिया एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया। यहाँ पर जो ये हेलोजन अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट हमने लिया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पर जो हेलोजन अटैच है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन को 2 अन्य और कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 2 डिग्री वाला कार्बन है, इसलिए हेलोजन कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाले में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हेलोजन है वो 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें एल्किल हैलाइड गिवन है तो हम E1 रिएक्शन कैसे कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देते हैं और वहां से हेलोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, X माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इस कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे और यहाँ से X माइनस निकलने बाद क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के बाद बनेगा। ठीक है, यहाँ से हेलोजन निकल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी ये वाला कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो चुका है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू देखेंगे।
हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन कौन हुआ, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन है, इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। इसी तरह जब हम मूव करते हैं लास्ट वाले पर, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कार्बोकेटायन के पास कितने अटैच्ड कार्बन है, 3 अटैच्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है। इस वजह से अगर हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें, अगर हम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें, तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आते हैं, 9 निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वाले जो ये वाला जो कार्बोकेटायन होगा, या यहाँ पर जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, इससे। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इन दोनों के अंदर, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की वो ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोकेटायन से। सारी बात समझने में। तो जब भी हमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिवन होगा, तो उसके लिए रेट ऑफ इवन रिएक्शन जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, 2 डिग्री वाले से भी और 1 डिग्री वाले से भी। 2 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड की रेट ऑफ रिएक्शन होगी इवन रिएक्शन के लिए वो 1 डिग्री से भी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा होगी। आगे बात समझने में। 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर सबसे कम किसकी होगी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी इवन रिएक्शन के लिए वो सबसे कम होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए। ठीक है, यहां तक आ रही बात समझने में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या लिखा हुआ है, इन आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता था, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता था, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। और यहाँ पर जो हेलोजन है वो X माइनस यानी कि हेलाइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता था। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड। क्यों, कौन से बॉन्ड की, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डिपेंड करेगा। एक तो पहले हमने देखा जस्ट पहले अभी 4th पॉइंट के अंदर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इवन रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग एल्काइल हैलाइड के लिए देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिया आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पर एल्किल से हमने किसको, एल्काइल से किसको जोड़ दिया, फ्लोरीन को जोड़ दिया। ये हो गया, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन को हमने जोड़ दिया, एल्किल आयोडाइड हो गया ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड सबसे वीक होगा वो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होगी, और जो बॉन्ड इजीली टूट रहा है यानी कि जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो वहां पर जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इवन रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आई है यानी आयोडीन है उसकी साइज क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है इन सब में। इस वजह से जो बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ना हमारे लिए आसान होता है। इस वजह से आर आई के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इवन रिएक्शन की वो सबसे ज्यादा निकल के आ जाती है। सबसे छोटी साइज किसकी होगी, फ्लोरीन की। इस वजह से इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इवन रिएक्शन की, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबसे कम किसके लिए हो जाएगी, आर एफ के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आई के लिए, आर आई के लिए, फिर आर बी आर। ये हम कहां से बता रहे हैं, इनकी साइज से यानी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से। यहाँ पर वीक बॉन्ड होगा क्योंकि साइज बड़ी है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा एज कंपेरेटिवली। जहां पर बॉन्ड की साइज क्या है, कम है, जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, तो वहां पर उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, हमारे थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेरेटिवली बड़े बॉन्ड के कंपेयर में। आ रही बात समझ में। तो सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी वो आर आई बॉन्ड के लिए हो जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड जो स्ट्रेंथ जो होगी आर आई के लिए वो सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद आर बी आर और फिर आर सी एल और सबसे कम आर एफ। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है 6 पॉइंट, इसको याद रखना। 6 पॉइंट के अंदर हमें रिएजेंट को पहचानना है कि इवन रिएक्शन हम कराएं तो कैसे कराएं। वहां पर अगर इस तरह की रिएजेंट्स अगर गिवन है तो वहां पर 100% कौन सी रिएक्शन होगी, इवन रिएक्शन होगी।
आ रही बात समझ में? तो अगर हमें कोई एल्काइल हैलाइड गिवन है, उस एल्काइल हैलाइड के साथ हमें इस तरह के रिएजेंट गिवन है, H2O विद टेम्परेचर, ROH यानी कि एल्कोहल विद टेम्परेचर, इस तरह के अगर रिएजेंट्स अगर हमें गिवन है तो वहां पर 100% कौन सी रिएक्शन होगी? इवन रिएक्शन ही होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इवन रिएक्शन हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब इवन रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी। तो यहां पर हमने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और यहां पर ये जो है आयोडीन वाला बॉन्ड, यहां पर आयोडीन है और ये वाला बॉन्ड है। तो जब हम इसकी रिएक्शन CH3OH और टेम्परेचर विद टेम्परेचर के साथ कराते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पर ROH विद टेम्परेचर, तो यहाँ पर कौन सी एल्काइल हैलाइड हो गया और ये वाला रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? इवन रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। तो इवन रिएक्शन हम कैसे कराते हैं? इवन रिएक्शन कराने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? पहले स्टेप के अंदर हम कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं और यहाँ से जो हेलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यही हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या बन गया? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया इस वाले कार्बन पर, ठीक है, और जो हेलोजन था यानी कि आयोडीन था वो आयोडाइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट के लिए चेक करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो पहले से ही कौन सा कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? लास्ट स्टेप के अंदर जो कार्बोकेटाइन से अटैच्ड अल्फा कार्बन है वहां से हम क्या एलिमिनेट करते हैं? H+ को निकाल देते हैं वहां से। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर हम या तो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकालें या फिर यहाँ से निकालें। ये और ये जो दोनों साइड हैं, ये दोनों जो पोजीशन है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, इसलिए या तो अगर हम यहाँ से निकालें या फिर हम यहाँ से निकालें, दोनों के लिए जो बात होगी वो सेम हो जाएगी। तो हम एक बार तो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं और एक बार यहाँ से निकाल करके देख लेते हैं। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। आ रही बात समझने में? और जब हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहां पर भी एल्कीन बना, यहां पर भी एल्कीन बना। अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हम कहां से देखेंगे? ये हम देखेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी के आधार पर, क्योंकि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी उसकी वो मतलब कि उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में काम करेगी। और जो एल्कीन थोड़ी लेस स्टेबल होगी, थोड़ी कम स्टेबल होगी, वो मेजर माइनर प्रोडक्ट वहां पर हमें मिलेगी। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते थे? एल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखते थे, यानी कि जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, और जिस एल्कीन के पास जितने कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी कम स्टेबल होगी। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लेंगे। तो ये है एल्कीन, तो इस एल्कीन से जुड़े हुए जो कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो भी क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो इस वाले अल्फा कार्बन की 2 वैलेंसी तो कार्बन के साथ जुड़े, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ी हुई और एक इस वाले कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जो 2 वैलेंसी बची है वो क्या है? हाइड्रोजन है। इसी तरह 2 वैलेंसी यहाँ की भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस वाले एल्कीन के लिए टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आ जाएंगे? 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं। इस वाले एल्कीन के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये एल्कीन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पर जो है कार्बन, उसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जब बाकी की बची हुई 3 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो रही होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं। तो जिस वाले एल्कीन के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्कीन क्या होगी? उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, और वो एज अ मेजर प्रोडक्ट हमारे लिए काम करेगी। तो यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सी वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? ये वाली। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। और इसी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए हम क्या देखते हैं? सेजेव रूल को भी देखते हैं, और सेजेव रूल भी यही बोलता है कि जिस एल्कीन के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो जो एल्कीन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, यानी एज ए मेजर प्रोडक्ट वो काम करेगी।
यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं इवन रिएक्शन का, कि अगर फटाफट हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि इतना टाइम होगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से हमने कंक्लूजन निकाला है इवन रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास कोई भी अगर किसी भी कंपाउंड के लिए अगर हमें इवन रिएक्शन को चेक करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इवन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हम जानते हैं कि इवन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, HX का एलिमिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को निकाल लेंगे, किस फॉर्म में निकाल लेंगे, x माइनस के फॉर्म में निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। और फिर क्या होगा, हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो वहां पर क्या बन जाएगी, हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड गिवन है HCC, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ X यानी हेलोजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो रिएजेंट गिवन है वो इवन रिएक्शन के लिए है, H2O विद टेम्परेचर और एल्कोहल विद टेम्परेचर। और यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो इवन रिएक्शन होगी। तो इवन रिएक्शन हम कैसे कराते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, HX का एलिमिनेशन होता है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, X को निकाल लेंगे। यहाँ से X को निकाल, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम ब्रेक कर देंगे। और यहाँ से X किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, X माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा। X माइनस फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, जो बेस होगा वो क्या करेगा, इस H के ऊपर अटैक करेगा। ये H कौन सा है, कि इस कार्बन, ये जो कार्बोकेटायन है इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस वजह से ये जब बेस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से H को किस फॉर्म में निकालेगा, H प्लस की फॉर्म में निकालेगा। इस वजह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। आ रही बात समझने में? अब इस ओरल रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो X निकला हैलाइड की फॉर्म में, और क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकला H प्लस की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है, HX मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अरे बात समझना, और जो बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक एल्कीन है। अब इवन रिएक्शन के अंदर हम इस तरह का एक कंक्लूजन निकाल के उससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं वो कौन कौन से स्टेप है, X को निकालना है, फिर अल्फा हाइड्रोजन को निकाला H प्लस की फॉर्म में, और डबल बॉन्ड को बना लेना है। तो ये आपको इवन रिएक्शन समझने में आ गई है। आई होप आप सभी को अब इवन रिएक्शन जो है वो समझने में आ गई होगी, और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको इवन रिएक्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू।